आप सभी का नमस्कार फिर से। आज का टॉपिक है जो महत्वपूर्ण संशोधन संविधान में हुए हैं उनके बारे में। और जैसे कि पहले बताया था, इस वाले टॉपिक से भी भर भर के क्वेश्चन आए हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्वेश्चन एक ना एक तो फंसता है, एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है। तो उन्हीं आप सब अमेंडमेंट्स को देखेंगे जो संशोधन हुए हैं और कोशिश करेंगे समझने की कि हम इस तरह से उनको समझ लें, थोड़ी गहराई से भी समझें और इस तरह से भी समझें कि हम एग्ज़ाम में गलती ना करके आएँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दोबारा से डिस्कस करते हैं। जीएस का 20 से 25% वेटेज तो होता ही होता है। बहुत ज़्यादा टाइम से कवर करने में लगता है, क्वेश्चंस की मात्रा कम होती है पर सेक्शन में से, इसलिए अधिकतर लोग इसको निगलेक्ट करके चलते हैं। फाइनली सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण बनता है जीएस में मार्क्स कम आ गए या जीएस अच्छे से नहीं हो पाई। मैथमेटिक्स के लिए फॉर्मूला है, रीजनिंग को भी आप प्रैक्टिस से सोल्व कर सकते हैं, बट जीएस का क्या, जीएस के लिए आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। यही कोशिश हमारी यहाँ पर है कि अच्छे से उन सब टॉपिक को कवर कर ले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। एक बार कवर कर लिया ना, उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, जैसे एक रिवीजन मारना है और एग्जाम में क्वेश्चन करके आ जाने हैं। पहले संशोधन की बात करते हैं। पहला संशोधन हुआ था 1951 में, 1951 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई थी। 9th शेड्यूल इसमें जोड़ दी गई थी। अब 9th शेड्यूल क्या है, देखिए 9th शेड्यूल में कुछ ऐसे कानून हैं जिसको सरकार चाहती थी कि इसको लेकर कोई भी आदमी कोर्ट ना जाए। सरकार ने एक बिल पास किया कि जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन है हम उसे ज़मीन ले लेंगे। ये बात 1951 की है। उस समय संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था। अगर आपसे कोई आपका मूल अधिकार छीनेगा तो आप क्या करेंगे भाई, आप कोर्ट जाएंगे। कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर यही तो है, वो सरकार का ये कानून देखता है, कानून की समीक्षा करता है कि देखिए जो सरकार ने कानून बना दिए क्या वो आम जनता के हित में है। अगर नहीं है तो कानून रद्द, अगर हैं तो कानून चलता रहेगा। जब सरकार ने कानून बनाया कि हम बड़े लैंडलॉर्ड से, बड़े किसानों से ज़मीन लेकर छोटों को दे रहे हैं, तो ये संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो कोर्ट तो इसको मना ही करेगा। पर 9वीं अनुसूची इसलिए बनाई गई कि देखो जो भी कानून ऐसे है जिस पे कोर्ट अड़ंगा अड़ा सकता है, हम उसको 9वीं अनुसूची में डाल देंगे और कोर्ट उस पर कुछ कर ही नहीं सकता। 9वीं अनुसूची में कुछ भी कानून अगर चला जाए तो कोर्ट उसके बारे में रिव्यू नहीं कर सकता। वेल, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच भी है एक, बट उतना ज़्यादा जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। इतना ही पता होना चाहिए कि देखो 1951 में पहला संशोधन हुआ था और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये एक किसान है और इसकी ज़मीन का ये टुकड़ा सरकार छीन रही है 1951 में, 1951 में, जब संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था। ये आदमी क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, देखो सर ऐसा ऐसा है कि मेरी ना ज़मीन सरकार ने ले ली है और अब आप मुझे न्याय दीजिए। कोर्ट कहेगा ओके ठीक है, आपका मूल अधिकार है, हम आपके मूल अधिकार की रक्षा के लिए हम सरकार को ऑर्डर करेंगे। पर अगर ये व्यक्ति, इसके पास ऑलरेडी 1000 बीघे ज़मीन है और साथ में ये व्यक्ति भी है, इसके पास 1 बीघा ज़मीन भी नहीं है, तो इससे अगर थोड़ी ज़मीन लेकर इसको दे दी जाए तो कुछ बुराई नहीं है देश के हिसाब से देखें तो। बट क्योंकि मूल अधिकार था और कानूनी तौर पे ले नहीं सकते थे, इसलिए इसको 9वीं अनुसूची में डाला गया कि देखो ऐसे कानून जो ज़रूरी तो हैं पर कानून की दृष्टि से किए नहीं जा सकते, उनको 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं। कोर्ट उन पर कुछ कर नहीं पाएगा और हमारा देश का भला भी होता रहेगा, इसलिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया पहले संशोधन के थ्रू। 7वां संशोधन उसके बाद इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, देखो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब भारत में आज की तरह राज्य नहीं थे। जैसे आज राज्य है ना सब कुछ, उस तरह भारत में तब राज्य नहीं हुआ करते थे। उस समय क्या थे, उस समय ऐसा था कि ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य और डी श्रेणी के राज्य। वास्तव में ऐसा था, ए बी सी डी में बटा हुआ था। अब इनको रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत थी, इनको व्यवस्थित क्रम में लगाने की ज़रूरत थी। तो इसके लिए 7वां संशोधन पारित किया गया था और राज्यों का पुनर्गठन किया गया। देखो जैसे कि कुछ इलाके जोड़ जोड़ के यूपी बना दिया, कुछ को एमपी बना दिया। मैं आपको दिखाता हूँ मैप। ये जो मैप है ना, ये मैप है भारत की आज़ादी के समय का, 1950 का। अब आप इसमें कुछ मुझे बता सकते हैं भाई, इसमें उत्तर प्रदेश कहाँ है, ये रहा। आज का उत्तर प्रदेश पूरा ये अलग दिखता है, ये उत्तर प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश देखिए। इसमें महाराष्ट्र कहाँ है, महाराष्ट्र आज की मैप में ये है, इस मैप में तो महाराष्ट्र कहीं नज़र ही नहीं आएगा आपको। अच्छा, तमिलनाडु कहाँ है, ये रहा, ये तो मैसूर है पूरा का पूरा। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए 7वां संविधान संशोधन पारित किया गया 1956 में। राज्यों का पुनर्गठन किया गया, बनाया क्या गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश,
14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। इसमें एक और प्रोविज़न किया गया कि देखो अगर एक हाई कोर्ट है ना, तो वो हाई कोर्ट 2 से ज़्यादा राज्यों का भी मामला देख सकता है, क्योंकि नए नए राज्य बने थे, सबके पास हाई कोर्ट था नहीं। अब मान लिया एक नया राज्य तो बना दिया आपने, पर वहाँ के लोगों को न्याय कौन देगा? हाई कोर्ट ही देगा। अब हाई कोर्ट तो उसके पास है नहीं, तो कहा कि जो बगल का राज्य है वो भी आपका मामला देख लेगा और वो भी आपका कानून की रक्षा कर सकता है। इसी तरह राज्यपाल बना दिए गए कि एक राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों को देख सकता है, बात खत्म। जो काम हाईकोर्ट के साथ किया वही काम राज्यपाल के साथ कर दिया। 24वां संशोधन। 24वां संशोधन से देश में हालत बिगड़ने शुरू हो गए थे। अब आप इस संशोधन की भाषा पढ़िए। पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन फंडामेंटल राइट। मूलभूत अधिकारों को भी भारत की संसद में संशोधन किया जा सकता है। ये पावर संसद को दी गई कि भाई संसद चाहे तो संविधान के किसी भाग में संशोधन कर दे, कुछ भी बदल दे, संविधान का मूल पार्ट बदल दे, मूल कर्तव्य ऐड कर दे, डजेंट मैटर, जो भी उसका मन करे वो सब कर दे। और फिर क्या कहा गया? राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर मंजूरी देनी ही होगी। कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब जो संसद ने किया है उसको राष्ट्रपति भी टाल नहीं सकता। अक्सर में ऐसा होता है कि लोकसभा ने कोई बिल पास किया, राज्यसभा भेजा, राज्यसभा ने पास करके वापस लोकसभा को दे दिया और साइन करने के लिए फिर राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। राष्ट्रपति के पास एक मौका होता है ये चेक करने का कि कहीं संसद ने कुछ गलत काम तो पास नहीं कर दिया, कुछ गलत कानून तो पास नहीं कर दिया। पर इस अमेंडमेंट ने, इस संशोधन ने राष्ट्रपति की वो शक्ति ही छीन ली। अब जो बिल संसद ने पास किया था, भले ही वो बुरा हो, भला हो, कैसा भी हो, राष्ट्रपति को तो साइन करने ही करने थे ना, तो ये शक्ति भी राष्ट्रपति की इस संशोधन ने छीन ली। बहुत एक्सट्रीम तरह के संशोधन थे। ऐसे एक्सट्रीम तरह के संशोधन हो क्यों रहे थे? देखिए, ये इंदिरा गांधी जी हैं और इनके प्रिय सपुत्र हैं श्री संजय गांधी जी। जब भारत की हालत चेंज हो रही थी तो इन्होंने ये पॉलिसी अपनाई कि देखो भारत के लोग प्यार से तो मानने वाले हैं नहीं, इनको हम डंडे से मनाएंगे। और डंडे से कैसे मनाएंगे? ऐसे ऐसे संशोधन करेंगे जिसमें केंद्र के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाए और वो पावर हम इस्तेमाल करेंगे भारत के भले के लिए। नसबंदी लागू की गई, ज़बरदस्ती नसबंदी की गई थी आपातकाल के दौरान। ये सब इसी तरह की चीज़ों का परिणाम था। संशोधन की भाषा ही देख लीजिए आप। एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कांट रिजेक्ट, सभी राष्ट्रपति रिजेक्ट ही नहीं कर सकता, किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। बहुत एक्सट्रीम लेवल की लैंग्वेज है। किया क्यों जा रहा था? ताकि देश को सख्ताई से सुधारा जा सके। 25वां संशोधन, ये तो बहुत प्रिय कॉन्सेप्ट है जो एग्जामिन में टीचर एग्ज़ाम बनाते हैं ना, उनका तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल फेवरेट कॉन्सेप्ट है कि संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था। 25वें संशोधन 1971 में। देखो इस संशोधन में ना एक खास बात करने की है, इसके लागू होने की शक्ति खत्म हो गई थी। मतलब ये लागू नहीं हो सकता था, ये लिस्ट में बना हुआ था, जो मूल अधिकारों की लिस्ट है उसमें ये था, पर इसको लागू होने पर रोक लगा दी गई थी। अभी लिस्ट में से कब हटा उसको भी देखते हैं। 31वां संशोधन 1972 का हुआ। इसमें लोकसभा की सीटें बढ़ा दी गई 525 से 545। देखिए इसमें कोई नई बात नहीं थी। जब भी भारत में जनगणना होनी थी, पहली जनगणना हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, जब भी जनगणना होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और जो लोकसभा की सीटें हैं उनका जो आधार है वो आधार ही जनसंख्या है, कि लोकसभा की सीटों का बंटवारा पॉपुलेशन के आधार पर ही होगा। अब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो सीटें भी बढ़नी चाहिए, जाहिर सी बात है। पर उस समय की सरकार ने ये देखा कि देखो भाई जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, अगर जनसंख्या इसी हिसाब से बढ़ती रही और हम सीटें भी बढ़ाते रहे तो जो राजनीतिक दल हैं वो तो इसके लिए अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे जनसंख्या वृद्धि को। तो एक काम करते हैं, एक बार सीटें बढ़ाते हैं 525 से 545 और फिर रोक देते हैं, फिर नहीं बढ़ाएंगे। फिर तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट क्रॉस नहीं हो जाती। उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब संसद को पढ़ रहे होंगे, अभी तो उसे पढ़ना कोई फ़ायदे का सौदा है नहीं। तो इसलिए इन्होंने सीटों की संख्या बढ़ाई और यहाँ पे रोक लगा दी कि देखो अब सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। इसके बारे में एक छोटा सा फैक्ट और समझ लेते हैं। देखो जब भी सीटों की संख्या बढ़ने वाली होती है ना, तो राष्ट्रपति एक परिसीमन आयोग की स्थापना करते हैं। परिसीमन आयोग का काम क्या है? मान लिया ये दिल्ली है और ये दिल्ली की लोकसभा सीट की दिल्ली की कोई लोकसभा सीट है, इसकी जनसंख्या बढ़ गई, इसकी जनसंख्या फैलते फैलते चली गई ऐसे। अब ये दिल्ली की जनसंख्या नहीं है, राष्ट्रपति जी परिसीमन आयोग का गठन करेंगे और कहेंगे देखो अब जो दिल्ली की नई लोकसभा सीट बनेगी हम उसमें से ये एक बनाएंगे और ये वाली सीट दूसरी बनाएंगे, ये एक सीट, ये दो सीट। ये सीटों के एक सीट पे कितने लोग होंगे, ये काम होता है परिसीमन आयोग का, कि भाई परिसीमन आयोग ये काम करके बताएगा राष्ट्रपति को। कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि जब भी सीटों की संख्या बढ़ेगी
वो परिसीमन आयोग की एडवाइस पे बढ़ेगी। परिसीमन आयोग कहेगा कि देखो बढ़ा दो, राष्ट्रपति कहेगा ठीक है, परिसीमन आयोग कह रहा है तो हम भी बढ़ा देते हैं, और सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। दोबारा क्या हुआ, 42वां संशोधन हुआ 1976 में। ये इतना फेमस संशोधन था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, छोटा संविधान। और एक इसकी रिकमेंडेशन भी हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह जी। ये श्री सरदार स्वर्ण सिंह जी की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, इनके हस्ताक्षर हैं यहाँ पर। इन्होंने ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सलाह दी थी। इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें तो बहुत कुछ हुआ था भाई। देखो, प्रस्तावना भारत की आपको पता है, भारत की एक प्रस्तावना है संविधान की, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, दोबारा से रिवाइज करते हैं। वो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से इंस्पायर्ड होकर हमने ली है। उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि देखो ये सिस्टम होगा, हम भारत के लोग हैं, ऐसा ऐसा कुछ करके सिस्टम है। इस प्रस्तावना में 3 शब्द नए जोड़े गए थे, समाजवाद सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, और अखंडता इंटीग्रिटी। ये कहाँ जोड़े गए थे उसको देखते हैं। ये है भारत की प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना में ये दिख रहा है आपको, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये शब्द जोड़ा गया 42वें संशोधन के थ्रू। उसके बाद आपको दिख रहा होगा इंटीग्रिटी, अखंडता, ये भी 42वें संशोधन के के तहत ही जोड़ा गया था। ये अखंडता यहाँ पर है, और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये भारत में 42वें संशोधन के थ्रू जोड़े गए थे पॉइंट, दोनों पॉइंट। और क्या जोड़ा गया था, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ भारत के संविधान के 51A पार्ट में है, 51वें अनुच्छेद में है, सॉरी। इसमें ये पहले संविधान का भाग नहीं थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा था। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंस्पायर्ड किस कॉन्स्टिट्यूशन से थी, USSR की कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आगे चलते हैं, और क्या क्या हुआ था। देखिए, पहले हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति को मजबूर कर दिया गया था 21वें संशोधन के थ्रू कि वो सलाह मानेगा ही मानेगा, उसके पास संसद की सभा मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस संशोधन में एक और चीज़ ऐड कर दी गई, मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। अब जो कैबिनेट एडवाइस दे रही है उसको भी मानना होगा, आप कैबिनेट की एडवाइस को भी टाल नहीं सकते अगर आप राष्ट्रपति हैं तो। अच्छा, अब आप पूछ सकते हैं देखो कैबिनेट की एडवाइस और संसद की एडवाइस में क्या अंतर है। देखो, संसद आपको एडवाइस देती है किसी कानून को बनाने के लिए कि सर देखिए हमने ये बिल बनाया है, अच्छा लग रहा है, हमने पास भी कर दिया, आप इसको साइन कर दीजिए। कैबिनेट क्या सलाह देती है, कैबिनेट सलाह देती है इमरजेंसी लगाने के लिए, अध्यादेश पास करने के लिए, या फिर किसी को मृत्युदंड पर सजा देने के लिए। आपको पता है ना राष्ट्रपति के पास माफ़ी का अधिकार होता है। इन सब मामलों पे कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह देती है। कुल मिला के राष्ट्रपति जो भी काम करता है ना, वो सब काम कैबिनेट की सलाह पर ही होता है। कैबिनेट सलाह देगी तो काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। थोड़े 2-3 काम है जो अपनी मर्जी से कर सकता है, पर अधिकतम काम कैबिनेट की सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति की शक्ति भी छीन ली कि आप हमारी रिक्वेस्ट को जो कैबिनेट कह रही है उसको टाल सको, नहीं भाई, आपको मानना ही पड़ेगा। और क्या चीज़ हुई, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। आपको पता है भारत में जो लोकसभा चलती है और राज्यों में भी जो विधानसभा चलती है उसका कार्यकाल तो होता है 5 वर्ष। जो भारत में राज्यसभा चलती है और राज्यों में विधान परिषद चलती है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। पर 42वें संशोधन के थ्रू इन दोनों का, लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। पर जो बहुत एग्जाम के रूप से इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला पार्ट, इस लाइन से नीचे वाला पार्ट। 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़े गए, 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़ दिए गए। कौन कौन से, पहला था इक्वल एंड द फ्री लीगल एड, मुफ्त और समान कानूनी सहायता। देखिए, आप एक अमीर आदमी हैं, आपके पास करोड़ों की धन दौलत है, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, आप क्या करेंगे, आप सीधा कोर्ट जाएंगे, देखो भाई इसने मुझे थप्पड़ मारा है, मेरी सम्मान को ठेस पहुंची है, मुझे न्याय दो। कोर्ट आपको न्याय देगा। अगर आप गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, आप क्या करेंगे भाई, पुलिस के पास जा नहीं सकते क्योंकि पुलिस तो पैसे वसूली करेगी, या कोर्ट के पास जाने के लिए वकील करना पड़ेगा, तो आदमी चुप होकर बैठ जाता है कि चले लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। ये स्थिति ना आए कि गरीब लोग न्याय से वंचित ना रहें, इसलिए भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें ये चीज़ ऐड की गई कि अब सबको समान और मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। आज हर एक न्यायालय में, हर एक कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में चले जाइए आप, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो एक वहाँ पे संस्था होती है जिसको आप बताइए कि देखिए सर मेरे पास पैसा है नहीं और मुझे मुकदमा लड़ना है, आप बताइए क्या करना है। वो आपको मुफ्त में वकील ऑफर करेंगे सरकार की तरफ से। और क्या चीज़ ऐड की गई,
पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जो उद्योगों का प्रबंधन है उसमें मजदूरों को भी शामिल करने की बात की गई। देखो, उद्योग इस बात पे चलता है कि उनका मुनाफा ज़्यादा कहाँ पर होगा, पर जो साम्यवाद है, समाजवाद है, वो कहता है कि देखो मुनाफा तो देखो पर मजदूरों को भला भी तो देखो आप। अच्छा, मजदूरों का भला कब होगा? जब कोई मजदूर ही मैनेजमेंट में बैठा हुआ हो। अब मैनेजमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि देखो ये फैक्ट्री अच्छे से काम नहीं कर रही, हम इसको बंद कर देंगे। ये मैनेजमेंट का पॉलिसी थी अपने फायदे को बढ़ाने के लिए, पर एक मजदूर बैठा होगा वो कहेगा कि देखो फैक्ट्री को बंद करना एक उपाय हो सकता है, क्यों ना हम इसमें कुछ नई मशीनें लाएं, कुछ ऐसा काम करें कि फैक्ट्री बंद भी ना हो और जो लोग काम करते हैं उनका रोजगार भी बचा रहे। तो इसलिए कि जो मैनेजमेंट है, कोई उद्योगों का जो प्रबंधन है, वो मजदूरों के भले के लिए भी सोचे, इसलिए मजदूरों को ऐड कर दिया गया कि देखो भाई आप भी अब से प्रबंधन में बैठेंगे और बैठते हैं। और क्या चीज़ ऐड हुई है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण, जंगल और जंगली जीवन, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार पर होगी, ये भी इसमें ऐड किया गया। बाद में कुछ कानून भी बनाए गए थे, अगर आपको याद हो, पर्यावरण का कानून बना, फिर बायोडाइवर्सिटी का कानून तो अभी बनाया है, फिर बहुत सारे एक्ट पास हुए हैं पर्यावरण से रिलेटेड, उनको हम देखेंगे एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में। अभी के लिए आप इसे कोई तैयार रखिए। अब नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? देखिए, पहले भी समझा चुके हैं, इस बार एक बार और समझाते हैं कि एक डायरेक्शन बोर्ड है। अगर आपको जयपुर जाना है तो आप इस डायरेक्शन को चुनेंगे, जोधपुर के लिए ये चुनेंगे, श्री गंगानगर के लिए ये चुनेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको जयपुर जाना है और जा रहे हैं आप ऐसी डायरेक्शन में, तो आप जयपुर कभी नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह के डायरेक्शन बोर्ड, ये हमारी संविधान की सभा है, संविधान सभा है जिसने संविधान बनाया। ऐसा ही डायरेक्शन बोर्ड है नीति निर्देशक तत्व भारत की सरकार के लिए। अब ये लोग हमेशा तो जिंदा रहने वाले थे नहीं, इसलिए इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए कि देखो भाई ये प्रिंसिपल्स हैं। अब जब भी कोई कानून बनाओगे ना, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना बस। ये आपको डायरेक्शन दिखाएंगे कि आपको जाना कहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि सरकार सुबह उठी और उसके मन में आया कि एक ऐसा बिल पास करता है जिसमें ये सिस्टम हो और बिल पास हो गया। नहीं, हमें हर बिल को इस कसौटी पे कसना पड़ता है कि देखो जो हमारे संविधान सभा के लोगों ने हमें डायरेक्शन दिखाई है, क्या ये बिल इस पर खरा उतर रहा है। कोशिश की जाती है कि हर बिल DSP, नीति निर्देशक तत्व को फॉलो करे। ये एक तरह का डायरेक्शन बोर्ड मान सकते हैं आप हमारे देश की सरकार के लिए, संविधान सभा द्वारा गया एक डायरेक्शन बोर्ड कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। और क्या क्या हुआ था? 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में भेज दिया गया था। स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में भेज दिया गया था 5 सब्जेक्ट। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है, इसको याद रखना। कौन कौन सा था? एजुकेशन, शिक्षा, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स। बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसमें शामिल नहीं थे। कौन कौन से थे? शिक्षा, जंगल, जंगली जानवरों की रक्षा, माप तोल और न्याय। और देखिए, जो छोटे न्यायालय हैं ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर, उनका कैसे निर्माण होगा, वो कैसे काम करेंगे, ये सब कुछ समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया था। अब जब इतना कुछ उठापटक मचेगी, इतने सारे बड़े बड़े बदलाव होंगे, तो देश की जनता स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। और वैसे भी श्री सोनिया जी ने 1975 में इमरजेंसी का घोषणा कर दी थी, तो वो ज़्यादा हालत बेकार हो गई। तो इसलिए इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और मोरारजी देसाई आए। अब भारत में क्या परंपरा है कि सरकार कुछ करती है तो उसके विपक्षी उसे पलटते हैं। अब यही हुआ 44वें संशोधन में। 44वें संशोधन में क्या काम किया गया? देखो, हमने आपको याद होगा, लास्ट टाइम डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि राष्ट्रपति के लिए मजबूरी हो गई थी कि कैबिनेट की सलाह माने ही माने। इन्होंने 44वें संशोधन में इस बात को वापस ले लिया कि देखो भाई, अगर आप चाहें ना तो एक बार, कितनी बार? मात्र एक बार इस रिक्वेस्ट को जो कैबिनेट आपसे करती है उसको वापस भेज सकता है कैबिनेट के पास। मान लिया कैबिनेट ने कहा कि देखो सर इमरजेंसी लगा दो, तो राष्ट्रपति कह सकता है ऑल राइट लगा देंगे, एक बार और सलाह, आप एक बार और डिस्कस कर लें, अभी मैं मंजूरी देने की मूड में नहीं हूँ, एक बार और डिस्कस करो, उसके बाद देखते हैं। और क्या हुआ? जब आपातकाल लगाया गया अनुच्छेद 352 का, तो इंदिरा गांधी जी ने आधार बनाया था कि देश के अंदर हालात बिगड़ गए हैं, अशांति फैल गई है। तो सरकार ने, जो मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने ये कहा कि देखो अब से कोई भी सरकार इस बात पे आपातकाल लगा ही नहीं सकती कि देश के अंदर अशांति है। अगर आपको आपातकाल लगाना है तो इस बात पे लगाना पड़ेगा कि देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह तो नहीं हो रहा, लोगों ने हथियार तो नहीं उठा लिए देश के विरुद्ध, गृह युद्ध तो नहीं छिड़ गया। अगर ऐसी स्थिति है तो आपातकाल लगाओ, अदरवाइज आपातकाल अब नहीं लगने वाला। अब संपत्ति के अधिकार को सूची से हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार तो पहले ही मैंने आपको बताया है, अधिकार की
जो पालन था उस पर रोक लगा दी गई थी। इस बारे में संसद ने इसे सूची से ही हटा दिया। और क्या हुआ, एक और चीज़ ऐड की गई। देखो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, अनुच्छेद 20 और 21, किसी भी हालत में, चाहे आपातकाल हो, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे देश खत्म हो जाए, अनुच्छेद 20 और 21 को आप नहीं रोक सकते। इसका पालन होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? देखिए अनुच्छेद 20 और 21 इंसान के जीवन से और उसमें कारावास से संबंधित चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और आप किसी भी व्यक्ति को जीवन या किसी भी चीज़ व्यक्ति की गवाही या किसी व्यक्ति को जेल में इसलिए बंद नहीं करके रख सकते कि सरकार चाहती है ऐसा हो। व्यक्ति की स्वतंत्रता हर चीज़ से बड़ी है, इसलिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं हो सकते। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब इमरजेंसी लगती है। हमने डिस्कस किया हुआ है अपनी इमरजेंसी वाली वीडियो में। आपको ये बताना है कि वो प्रोविज़न कौन से देश के संविधान से लिया गया है। बस इतना सा क्वेश्चन आपके लिए। अब देखते हैं आर्टिकल 52 जो 1985 अमेंडमेंट 52 1985 में हुआ। इसमें क्या हुआ था, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में क्या था, दल बदल कानून। कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जीता और जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चला गया, ऐसे सिस्टम को रोकने के लिए, ऐसे फ्लो को रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया था कि देखो अगर आप एक पार्टी से जीते हो ना तो उसी में रहो, अगर बदलोगे तो आप सदस्य ही नहीं रहोगे। आप लोकसभा के सांसद हो तो संसद नहीं रहोगे, विधानसभा के विधायक हो तो विधायक नहीं रहोगे। ये बिल लाया क्यों गया था? देखिए जिस समय बिल लाया गया उस समय खरीद फरोख्त अपने चरम पे थी। एक सरकार बनी, मान लीजिए एक राज्य है वहाँ पे 100 सीटें हैं, एक सरकार बनी उसने 60 सीटें जीत ली, सरकार इसकी बननी चाहिए थी। विपक्षियों के पास कितनी सीटें आई? 40 सीटें। अब विपक्षियों ने क्या काम किया कि देखो 10 सीटें तो हमें चाहिए, एक काम करते हैं 10 विधायक इनके खरीद लेते हैं। तो 10-10 करोड़ रुपए दिए और 10 विधायक ले लिए। अब सरकार किसकी बनेगी? भाई ऑब्वियस सी बात है, इनकी अब 50 विधायक हो गए हैं, या 51 खरीद लेंगे, 11 खरीद लेंगे, इनकी सरकार बन जाएगी। अब जो एक विधायक है इसको दोबारा से ऑफर कर दिया कि देखो भाई ऐसा है, तुम्हें 10 करोड़ दिए थे ना, 20 करोड़ देते हैं, वापस आ जाओ। ये वापस चला गया, तो सरकार दोबारा से इनकी बन गई। तो बहुत जल्दी जल्दी 3 सरकारें बदल गई। देश की स्थिरता के लिए खतरा है। अगर ऐसे बार बार होता रहेगा, सरकारें बार बार बदलती रहेंगी, तो देश की स्थिरता के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए 52वां अमेंडमेंट किया गया था 1985 में, और कहा गया था कि देखो अगर कोई विधायक दल बदलता है तो उसकी सदस्यता ही अयोग्य हो जाएगी। अब विधायक बना रहेगा तभी तो कोई पैसे देगा ना, जब वो विधायक ही नहीं रहेगा तो पैसे कौन देगा? इसीलिए इस सिस्टम को ऐड किया गया। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने कहावत सुनी होगी आया राम और गया राम। ये श्री गयालाल थे, 1960 के दशक में हरियाणा से विधायक थे। इन्होंने ना एक दिन के अंदर 2 पार्टी बदली थी, और फिर यहीं पे नहीं रुके, 15 दिन के अंदर 3 पार्टियां बदली। और इन्हीं से ये कहावत प्रसिद्ध हुई, आया राम और गया राम। जहां मौका दिखा, जहां किसी ने अच्छा रेट लगाया, वहां चले गए। आगे बढ़ते हैं। 61th अमेंडमेंट 1989 क्या हुआ, वोट देने की उम्र घटा दी कि देखो पहले सिर्फ 21 साल का वोट दे सकता था, अब 18 साल का आदमी भी वोट दे सकता है। आपने अलाउ कर दिया कि 21 साल की जगह 18 साल का आदमी वोट दे सकता है। क्यों किया होगा भाई? ज़्यादा युवा लोग थे, विपक्षी दलों को चुनाव जीतना था, सरकार को चुनाव जीतना था। सरकार को लगा हमारी लोकप्रियता ज़्यादा है, और अगर युवा वर्ग वोट ज़्यादा वोट देगा तो हमें ज़्यादा सीटें मिलेंगी, तो इसलिए इस सिस्टम को कर दिया गया था। 69th अमेंडमेंट 1989, इसमें क्या किया गया? देखो इसमें सिंपल सी बात है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। पहले दिल्ली ना एक यूटी था, आज भी दिल्ली एक यूटी ही है, पर पहले दिल्ली यूटी था विदाउट एनी लेजिस्लेचर, उसमें विधानसभा नहीं थी। 1991 में इसमें विधानसभा दी गई, और इस तरह से दिल्ली में पहले चुनाव 1993 में हुए। अगर आप दिल्ली की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन यू शुड नो इट। फिर क्या हुआ? फिर हुआ 73वां, ये तो सबको पता है, 73वां और 74वां संशोधन तो सबने रट रखे हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पंचायती राज से हुआ था 73वां संशोधन 1992 में, और संविधान में 9वां अध्याय जोड़ा गया था। 74वें संशोधन में क्या हुआ? इसमें भी यही था, शहरी निकाय के बारे में था, उसमें 9A पार्ट जोड़ा गया था संविधान के अंदर। आगे बढ़ते हैं। 86th अमेंडमेंट 2002, इसमें क्या हुआ था? इसमें शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया था। देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट। अगर कोई भी बच्चा है उसको एजुकेशन नहीं मिलती है, उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, और इसके लिए संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। और क्या चेंज हुआ? इसमें एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़ा गया आर्टिकल 45 में।
कि सबको एजुकेशन दी जाएगी। और क्या चेंज हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई आर्टिकल 51 के अंतर्गत। ये एक ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, इन तीनों में संशोधन हुआ था। ये याद रखने के पॉइंट है, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इन सब में संशोधन किया था 86वें संशोधन 2002 ने। आगे बढ़ते हैं, 91वें संशोधन 91st अमेंडमेंट 2003। इसमें क्या हुआ, इसमें कहा था कि देखो आज के बाद ना 15% से ज़्यादा आपके मंत्री नहीं हो सकते। अगर आपकी 100 सीटों वाली सभा है तो 15 लोग ही अधिकतम मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर आपकी 200 सीट वाली सभा है तो मैक्सिमम 30 लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ था, देखिए जब दल बदल कानून आ गया तो लोगों ने क्या काम किया, विधायकों ने, कि देखो भाई ऐसा है, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, पर मैं तुम्हारी भी सरकार नहीं बनने दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे इज्जत नहीं दी जा रही है, मैं वरिष्ठ नेता हूँ और मेरी वरिष्ठता का ख्याल नहीं किया जा रहा, मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। तो पार्टियों ने क्या काम करना शुरू किया, देखो सबको कोई नाराज ना हो, इसलिए हर कोई मंत्री बनने लगा। और ये तो 2021 की न्यूज़ है, आप सोचिए 2002 के आसपास क्या हालत होंगी। 3 डिप्टी सीएम बने थे, 3 उप मुख्यमंत्री कर्नाटका में। संविधान ने उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद का सृजन किया ही नहीं है। संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई पद है ही नहीं, पर यह पद पार्टियों ने खुद बना दिया ताकि लोग जो उनके साथी हैं वो नाराज ना हो। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए 91वां संशोधन किया गया था 2003 में कि देखो 15% से ज़्यादा किसी भी हालत में मंत्रीगण नहीं हो सकते। 97th अमेंडमेंट 2011 में हुआ। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो सहकारी संस्था है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनको संवैधानिक पहचान दी गई थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाना एक फंडामेंटल राइट हो गया था आर्टिकल 19 के अंतर्गत। और एक नया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्व भी जोड़ा गया था और संविधान में भाग 9 भी जोड़ा गया था। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित। संविधान का भाग 9A किससे संबंधित है, शहरी निकाय से संबंधित। और 9B किससे संबंधित है, सहकारी संस्थाओं से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित। ऑलराइट, सहकारी संस्था क्या होती हैं उसको देखते हैं। ये एक गन्ना मिल है, ये गन्ने का भरा ट्रक खड़ा हुआ है, ये मिल है, काफ़ी ज़्यादा पैसा वाला मिल लग रहा है, इतने भारी भरकम औजार है। लेकिन एक समस्या है, देखिए ये उत्तर प्रदेश का इलाका है जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्न यूपी, और हरियाणा का एक इलाका है। यहाँ पे गन्ना बहुत पैदा करते हैं लोग, लेकिन अच्छी क्वालिटी का गन्ना ना, जिससे ज़्यादा चीनी बनती है, वो इस इलाके में पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पे वातावरण अनुकूल है, अच्छी मिलें हैं, एडवांस तरह की टेक्निक है उनके पास। तो अब क्या हो रहा है ना, अधिकतर मिलें शिफ्ट हो रही हैं, कहाँ, दक्षिण भारत की तरफ। अब उत्तर भारत में भी नई मिलें लग नहीं रही, जो लग रही हैं उनके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं है। अब यूपी या हरियाणा का किसान क्या करेगा, वो गन्ना तो उगा रहा है लेकिन मिल लग नहीं रही है। तो उसने, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं कि मान लिया 40-50 गांव के किसान इकट्ठे हुए, ये सब किसान आ गए, इन्होंने कहा देखो भाई मिल तो लग नहीं रहा है, अब एक काम करते हैं, हम सब पैसे इकट्ठा करते हैं और सब एक स्वयं मालिकाना हक से एक नई मिल खोलते हैं। हम सबका पैसा होगा और एक मिल खुल जाएगी, और इससे हमारा गन्ना जो है वो काम करने लगेगा, हमारी मिल काम करने लगेगी, वो किसानों की मिल होगी। इसी तरह से छोटी छोटी सहकारी चीज़ें होती हैं जो आम भारतीय, आम नागरिक खुद के एक साथ इकट्ठा होकर करते हैं और समाज के भले के लिए करते हैं, कि किसी का इससे भला हो, किसी को कुछ पर्टिकुलर सेवाएं दी जाएं, उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बोलते हैं। और ये जोड़ी गई थी 97th अमेंडमेंट 2011 के थ्रू। इसको याद रखिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय। क्या हुआ, 100वां अमेंडमेंट हुआ 2015 में, बांग्लादेश से कुछ ज़मीनों की अदला बदली की गई। पूछ सकते हैं क्या जरूरत आन पड़ी ऐसी, आज़ाद हम हुए थे कब, 1947 में। तो इतने साल बाद ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें बांग्लादेश के साथ ज़मीनों की अदला बदली करने पड़े। समझते हैं, ये भारत है, ये है भारत की सीमा, ये भारत की सीमा है, ये सब भारत है, ठीक है। ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये इंडिया है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये बांग्लादेश है। अब देखिए भारत के अंदर एक और ग्रीन कलर का पैच है, ये क्या है, ये भी बांग्लादेश है, पर ये जो वो टुकड़ा है जो भारत के अंदर है। अब देखिए मज़ेदार बात, अगर इन बांग्लादेशियों को, मान लिया ये ढाका है, स्केच नहीं दिख रहा, मान लिया ये ढाका है, इन बांग्लादेशियों को ढाका जाना है तो कैसे जाएंगे,
देखो पहले तो इनको यहाँ से चलना पड़ेगा, फिर ये भारत में जाएंगे और तब जाके ढाका पहुँचेंगे। पर भारत तो एक विदेशी देश हो गया इनके लिए, तो भारत में जाने के लिए इन्हें वीज़ा चाहिए। और वीज़ा कब मिलेगा? जब ये ढाका जाएंगे। तो ये इस मामले में इस इलाके से बाहर ही नहीं निकल सकते, यहीं फंसे के फंसे हैं। इस इलाके के अंदर एक और इलाका आपको दिख रहा होगा, ये इसको हम बोलते हैं इंडिया। अब इंडिया के लोग इंडिया में तो हैं, पर बांग्लादेश के अंदर हैं। अब इनको अगर इंडिया में जाना है तो सेम कंडीशन है भाई, वीज़ा चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश से क्रॉस करना है। बांग्लादेश से क्रॉस तब तक नहीं कर सकते जब तक वीज़ा नहीं मिलेगा, और वीज़ा कहाँ मिलेगा? इस जगह पर आकर। तो ये भी यहाँ के फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई थी। ये देखो, ये एक पैच बना हुआ है, कुछ और पैच, बहुत सारे पैच बने हुए हैं। अब बांग्लादेश और भारत की कभी बॉर्डर पे जूम इन करना, इतनी अनरेगुलर बॉर्डर है, ऐसा लगता है कि बस किसी ने ऐसे ही घुचड़ मुचड़ कर दिया है पेन लेकर मैप के ऊपर। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भारत के लोगों ने कहा, देखो जो हमारे अंदर ही ज़मीन है ना, ये हम ही रख लेते हैं। ये जो ज़मीन बांग्लादेश की दिख रही है आपको, इसको हम ही रख लेते हैं, क्योंकि भाई ये लोग जा तो सकते नहीं है, और यहाँ पर एक पुल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, क्या करेंगे बेफालतू में। इसी तरह बांग्लादेश के पास कुछ ऐसे ऐसे टुकड़े थे ज़मीन के इंडिया के, तो उसको बांग्लादेश ने रख लिया, इनको इंडिया ने रख लिया, इंटरचेंज कर लिया ज़मीनों को। 101, ये तो बहुत प्रसिद्ध सवाल है, अब तक तो सबको रट गया होगा, आता भी है, जीएसटी। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से जुड़ा हुआ था, एग्ज़ाम में आया है, पूछा है, और उसको तो बहुत ही कम लोग गलत करते हैं, क्योंकि सभी को पता है, नया नया टॉपिक है ना। 103वें संशोधन में क्या हुआ था? 10% रिजर्वेशन दिया गया था। किसको दिया गया था? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS, 10% रिजर्वेशन उनको दिया गया था। ये भी बड़ा नॉर्मल सा है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, 104वां संशोधन 2021 में। इसमें क्या हुआ था? देखो, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 552। इसमें से 2 सदस्य हैं ना, जो 550 + 2 है ये, और ये जो 2 सदस्य हैं ये होते हैं एंग्लो इंडियन सोसाइटी के। एंग्लो इंडियन कौन थे? वो लोग जिनके माता पिता में से कोई एक अंग्रेज था और कोई एक भारतीय था। ये लोग जो इंग्लैंड के निवासी थे, भारत में आके बस गए, उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो ये एंग्लो इंडियन लोग भारत में रहते तो थे, तो उन्होंने कहा देखो जब भारत में ये लोग रह रहे हैं तो इनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सरकार में या संसद के अंदर। तो ये 2 लोगों को मनोनीत करने की योग्यता राष्ट्रपति के पास थी, कि देखो राष्ट्रपति किन्हीं 2 एंग्लो इंडियंस को सांसद के रूप में लोकसभा भेज सकता है। इस संशोधन ने इस अधिकार को खत्म कर दिया कि एंग्लो इंडियन को अब संशोधन सरकार में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है संसद में। इनकी ऑलरेडी बहुत कम जनसंख्या है, और इनको ओबीसी या एससी के साथ किसी के साथ मर्ज कर देंगे, पर अब इनको अलग से कोई सीटें नहीं देंगे हम लोकसभा में। ठीक है, तो अब भारत के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो गई हैं 550। याद रखिए इस बात को, ठीक है। और बस